ख़वातीनो हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं और मैं हूं ज़मरुद मुगल। ख़वातीनो हज़रात, हम पिछले कई दिनों से हेल्थ के ऊपर कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। बाकी मौज़ूआत पे भी हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मेन फोकस है हेल्थ में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की हालात पर हम कई एपिसोड कर चुके हैं। कोविड में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको एसओपीज का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगा के रखना है। और दूसरी सैचुरेशन। तो सैचुरेशन के लिए हमें जिन डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है वो एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया हम जिनको कहते हैं, और आम जबान में हम पुंछी जबान में जिनको ऑपरेशन के जमाने में जो डॉक्टर हमें बेहोश करता है, उसकी इंपॉर्टेंस इस वक्त सबसे ज्यादा है। मुकर्रब साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। जरा ये समझाइएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेके जो कराई है, तो जरा ये बताइएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कितना मौजूद है, सिलेंडर कितने मौजूद हैं, और एक ही वक्त में कितने पेशेंट आपके पास आएंगे कि आप उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुकर्रब साहब। जी जी, ये आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन से स्टार्ट कर दिया है, जो लास्ट रिजल्ट होता है और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में आता है। बेसिकली क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्या हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं, सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, और ऑक्सीजन भी इंशाल्लाह हम सफिशिएंट जितनी हो सके वो पेशेंट को दे सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आ रही है वो लोगों का कोऑपरेशन नहीं है हमारे साथ। अच्छा। अगर हमारे पास आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अगर हमारे पास एक पेशेंट होता है, उसके साथ अटेंडेंट्स आ जाते हैं, वो जो एसओपीज के मुताबिक, जो रूल्स के मुताबिक, एक कोविड पेशेंट के साथ नॉन कोविड अटेंडेंट बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और सर। वो आते हैं, वो हर एक पॉइंट पे हमें तंग करते हैं, हेल्थ वालों को तंग, जबकि वो आने ही नहीं चाहिए। वो पेशेंट अल्लाह के भरोसे और हमारे भरोसे छोड़ देना चाहिए उनको। सब और डिसिप्लिन रहता ही नहीं है ट्रीटमेंट का कोई भी। जहां तक है ऑक्सीजन की बात, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास मैनीफोल्ड है, जिसके साथ बहुत सारे बल्क बड़े वाले सिलेंडर्स लगते हैं, जहां से पाइपलाइन सप्लाई के साथ हमें ऑक्सीजन आती है वार्ड्स में। पाइपलाइन सप्लाई के साथ वार्ड्स में आती है, जो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। और दूसरी बात, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास वार्ड्स में भी एडिशनल सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जो हम डायरेक्ट पेशेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जी। और जो पाइपलाइन सप्लाई के साथ ऑक्सीजन आती है वो हम थ्रू वेंटिलेटर भी दे सकते हैं। कोविड पेशेंट में हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो हम लगातार दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। जी। मोकमदीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जरा ये बताइए कि कितने पेशेंट आपके पास एक ही वक्त में पहुंच जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि हालात मजीद खराब होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि 20 दिन के बाद तक कुछ चीजें कम हो जाएंगी। एक ही वक्त में कितने पेशेंट आपके पास आए कि उनका आप बेहतरीन इलाज कर सकते हैं? हाँ, आवाज कुछ आपकी कट के आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि आपके हॉस्पिटल में एक ही वक्त में अगर बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं तो आपने उनके लिए कोई इंतजाम किया हुआ है सर? सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। मैंने आपका क्वेश्चन फॉलो कर लिया है। जी जी जी। मुगल साहब, जी जी जी। आई गॉट योर क्वेश्चन। जी जी मुकर्रम साहब। जी जी मुगल साहब, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। चूंकि मोकमदीन साहब आवाज नहीं सुन रहे हैं आपके, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी, ऐसा है कि आपका जो सवाल है ना, उसको मैं बाइफरकेट करूंगा इनटू मैनी ब्रांचेस। एक तो ये है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो हम इस वक्त एडमिनिस्टर्ड कोविड केयर सेंटर्स में रख रहे हैं। पहले होम आइसोलेशन में रखते थे, कल से ये ऑर्डर आ गया है कि कोविड केयर सेंटर्स में रखना है।
ठीक सर। जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, वो हम उनको, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उनको भी हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं उनके लिए। जी। वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बेसिकली हम हर पेशेंट को घर में भी पल्स ऑक्सीमीटर देते थे मॉनिटरिंग के लिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन उस पे 94% अबो आनी चाहिए। जी सर। और अगर 94% से डिप करती है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करो, या हमारी टीम्स जो हैं वो पूछती रहती थी डेली, उनको पूछती हैं घर में कि आपका सैचुरेशन क्या है, आपका पल्स क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे आती है तो इमीडिएटली उसको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ठीक सर। तभी जाके उस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अभी तक जितने भी पेशेंट्स हमें ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं जी। वो और उससे एडिशनल भी बहुत सारे आ जाए, हमारे पास पूरा इंतजाम है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने मंडी में रखा हुआ है, सुरनकोट में रखा हुआ है, मेंढर में रखा हुआ है, और पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और ऑक्सीजन पे लगाए जा रहे हैं। मुकर्रम साहब, एनेस्थीसिया के डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कितने डॉक्टर हैं? जी, हम 3 डॉक्टर्स हैं, एक मैं हूं, एक डॉक्टर मोकमुद्दीन साहब जो आपके साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, एक डॉक्टर शफीक साहब हैं। मुकर्रम साहब, आपके बगैर तो उस सिलेंडर को, ऑक्सीजन सिलेंडर को कोई नहीं चला सकता, तो जी 3 सारे डॉक्टर चला सकते हैं। देखिए कैसे सर? ये देखिए, मैंने सुरनकोट में सब सारे स्टाफ को, इवन डॉक्टर्स को ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी हुई है, और मंडी में भी ट्रेंड है, और हमारे पास मेंढर में भी। और ऑक्सीजन आराम से कोई भी डॉक्टर, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ उसको पेशेंट को लगा सकता है, और इवन मॉनिटरिंग भी कर सकता है। हमने इतना ट्रेंड कर दिया हुआ है पहले ही से इन लोगों को। जी सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि बहुत सारे लोग जो है उनके सवालात इस तरह के आते थे कि मतलब एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो है वही समझता है कि इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। देखिए वो क्या है, देखिए मुगल साहब, वो उस पे मैं आता हूँ, उस पे मैं आता हूँ। एक पेशेंट जो क्रिटिकली इल हो जाता है, जी सर, जो क्रिटिकली इल हो जाता है, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके ऊपर एक एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक सर। अदरवाइज जो पेशेंट जिसका सैचुरेशन जस्ट लो हुआ और ऑक्सीजन लगाया, सैचुरेशन इंप्रूव हो गया, उसमें कहीं भी एनेस्थेटिस्ट का कोई रोल नहीं रहता। फिजिशियन अटेंड कर सकता है, किसी किस्म का भी डॉक्टर अटेंड कर सकता है, कोई भी। अगर वो क्रिटिकली इल है, उसके ऊपर एनेस्थेटिस्ट का जो है होना जरूरी है, और उसके लिए इंशाल्लाह हम तीन एनेस्थेटिस्ट जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला सकते हैं। बहुत अच्छा सर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला सकते हैं इंशाल्लाह। हम वो कर सकते हैं और लास्ट स्टेज तक करते रहेंगे। फिर भी अगर और एनेस्थेटिस्ट गवर्नमेंट हमें भेजती है तो वो अगर हो सकता है तो वो, इस वक्त हर जगह एनेस्थेटिस्ट की जरूरत है, बिल्कुल, तो वो अच्छी बात है। मोकमुद्दीन साहब, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मोकमुद्दीन साहब, ये जरा ये समझाइए आपका ऑक्सीजन जी सर, सैचुरेशन। मैं आपके पास दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या मसला है? जरा आसान लफ्जों में समझाइएगा मोकमुद्दीन साहब। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इसका क्या मसला है, ये क्या होती है? जी सर, जी सर, जी सर, ऑक्सीजन सैचुरेशन का ये है कि हम जो हवा से नॉर्मली, जो हमारे अगर लंग्स नॉर्मल होंगे तो हम हवा जो इंस्पायर कर रहे हैं हम अंदर। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है सर, आप बोलते रहिए। 21% जो है वो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और वो 21% ऑक्सीजन से हमारी जो वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, जो रेड ब्लड सेल्स जो है सैचुरेट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है सैचुरेशन, जिसको हम कहते हैं SpO2। तो अगर लंग नॉर्मल होंगे तो ये 21% ऑक्सीजन पे जो है सैचुरेशन हमारी नॉर्मल आएगी। ठीक सर। हेलो, जी, आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर। अब जैसे कोविड निमोनिया में ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि लंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाइलेटरल निमोनाइटिस, कंसोलिडेशन, ऐसी पिक्चर हो जाती है जिसमें लंग की कैपेसिटी जो है, लंग उतना काम करना छोड़ देता है। तो हमें जो एटमॉस्फेरिक एयर 21% पे हम नॉर्मली चलते हैं, उससे हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ता है। एडिशनल सपोर्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए।
जी सर। तो सैचुरेशन का मैं ये बोलूं कि नॉर्मल जो है सैचुरेशन वो 97, 98, 99 जो है ये नॉर्मल सैचुरेशन होती है एक हेल्दी पर्सन की। जी तो सर। अब कोविड निमोनिया या कोई भी ऐसी लंग की प्रॉब्लम हो जिसमें ऑक्सीजनेशन लंग जो करना उतना नहीं अच्छे तरीके से कर पाता, उसमें ये सैचुरेशन फॉल हो जाती है। अब फॉल होने में कई बार जो है एटमॉस्फेरिक एयर पे जो है सैचुरेशन जो है डिप करना शुरू कर देती है, 85% तक जो है आ जाती है। तो हमें जो है फिर ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ती है इसमें। जी सर। ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो है बड़े तरीके होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी जिसको हम कहते हैं। जी सर। अब ऑक्सीजन थेरेपी में जो है एक लो लेवल ऑक्सीजन थेरेपी होती है, एक जो है हाई फ्लो, लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी और हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। आप जैसे की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जी जी, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। मोस्टली दे रहे हैं जो इनिशियली पेशेंट हमारे पास होता है। जी सर। बेसिकली डॉक्टर साहब के पास अगर ज्यादा क्रिटिकल नहीं है जी तो उसमें जो है हम डॉक्टर साहब के पास नेजल फोन भी आ रहे कैनुला से होंगे जो ना। ऑक्सीजन देते हैं लो फ्लो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर, बेसिकली आपकी आवाज आ डॉक्टर रही है, साहब का बोलते रहिए। नेटवर्क पोर है वहां पे। जी जी जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। अच्छा, तो ऑक्सीजन कैनुला से जो नेजल कैनुला जो है उससे हम ऑक्सीजन देते हैं। अब इसमें जो है लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में नेजल कैनुला आ गया, ऑक्सीजन फेस मास्क होते हैं उनसे देते हैं। किसी को 5 लीटर पर मिनट, किसी को 10 लीटर पर मिनट भी हमें देना पड़ता है। अब ये जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ये ऑक्सीजन सपोर्ट से बढ़ जाती है। सेचुरेशन जो है ठीक सर। वो चली ठीक सर। जाती है 90, 91, 95 ऐसे जो है वो बिल्डअप हो जाती है। जी सर। अब नेक्स्ट ये है कि कुछ पेशेंट जो डिटेरियोरेट कर जाते हैं, जी जो सर। लो फ्लो ऑक्सीजन पे जो है हमें मेंटेन नहीं करते सेचुरेशन, जी तो उसके लिए सेकंड स्टेप जो होता है वो है हाई फ्लो ऑक्सीजन जो देनी पड़ती है। हम उसको देते हैं। हमारे पास जो इक्विपमेंट है या तो हम उसको NIV मास्क पर रखें, वेंटिलेटर पर रखें, जी। या फिर HFNO जो हमारे पास सप्लाई में आए हुए हैं, HFNO पे जो है हम अप टू 60 लीटर पर मिनट जो है उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके तो पास इसमें वेंटिलेटर जो कितने हैं डिस्ट्रिक्ट हमारा हॉस्पिटल मेन पुंछ एम में? होता है कि हमने सेचुरेशन अबव 90 रखनी है। मुकुल साहब, जी 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 जी। तो ये डिवाइस मुकुल है साहब जो सिंपलीफाई करके ना जैसे लोगों को समझ आ जाए जमील वैसे साहब, वैसे मैं आपकी कीजिएगा। बात हेलो, सुनूंगा। आवाज मुकर्रम आपकी साहब, बहुत आप कम आ रही बताइएगा है। कि आपके पास वेंटिलेटर कितने हैं जो काम के हैं सर, जो काम कर रहे हैं? देखिए हाँ जी, हमारे पास हमारे पास इस वक्त 5 वेंटिलेटर मंडी में है, 10 सुरनकोट में है, 10 मेंढर में है और 15 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। मुकर्रम साहब, फिर इतनी कराई क्यों है, हंगामा क्यों इतना हो रहा है? अगर सारा कुछ ठीक ठाक है और शमीम गनई साहब पूछ रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप राजौरी क्यों शिफ्ट करते हैं पेशेंट को? मैं शमीम गनई साहब को बताऊं ना जी कि उनको मैं बताऊं ना कि सर इस आवाज वक्त हमारे बहुत पास कम आ रही है। पेशेंट्स ज्यादा आ चुके हैं। वेंटिलेटर सिर्फ 15 है हमारे पास। पेशेंट्स किसी किसी पेशेंट को जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, जो लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम से मतलब सिलेंडर से, मैनीफोल्ड से या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से नहीं हो पा रहा है ठीक, उसको बेसिकली वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है। ठीक सर। और अभी तो आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारी ऑक्सीजन इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो नियर कंप्लीशन है। अभी डी साहब दिन रात इस पे लगे हुए हैं। डिवकाम साहब भी इसी चक्कर में आए हुए थे पुंछ में। इवन मंडी में भी हेलो, मंडी हॉस्पिटल के साथ भी एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो तैयार हो रहा है। जो ये चीजें मुकर्रम तैयार हो साहब, जाती हैं फिर तो हम पेशेंट को भेजेंगे ही नहीं आगे इंशाल्लाह। मुकर्रम साहब, अगर हमारा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लग जाता है तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की जरूरियात उससे पूरी हो जाएंगी?
देखिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिस हॉस्पिटल के साथ लगेगा उसी हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन देगा, रीफिलिंग सिलेंडर की नहीं होगी। ठीक सर। सिलेंडर की रीफिलिंग सिर्फ जम्मू से ही हो सकती है। ठीक सर। फिर भी हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी जो है वो इक्विप हो जाएगा पूरे तरीके से, जब सर। तक सुरनकोट वाला तैयार होता। जी। सुरनकोट में भी प्लानिंग है, वो यहाँ भी अभी काम शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेंढर में सर? मेंढर में भी एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सारे सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाने का प्लान है, लेकिन इस वक्त जो काम नियर कंप्लीशन है वो मंडी का और पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, अभी सुरनकोट में स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो ही सुरनकोट, पुंछ और मंडी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट होता है, आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता हमारे पास ज्यादा ही ये वेव चली जाए और थर्ड वेव भी स्टार्ट हो जाए, उस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मुकर्रब साहब ये बताइएगा कि अगर आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, और सैचुरेशन उसका 90 पे आ जाता है, उसको डरने की जरूरत है, वो क्या करे? देखिए, बिल्कुल जो ठीक ठाक है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसका सैचुरेशन 90 पे कभी भी नहीं आएगा। सैचुरेशन तभी फाल होगा जब वो सिम्टोमेटिक होगा, उसको खांसी ज्यादा हो जाएगी, उसके इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी, वो केयर नहीं करेगा। इस वक्त देखिए, जो भी पेशेंट को मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको कि जो भी पेशेंट पॉजिटिव होता है, सपोज उसको हम होम आइसोलेशन करते थे, उसको हम एक कोविड केयर किट मेडिसिन की देते हैं जो वो घर में स्टार्ट कर लेता है, और पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं जो दिन रात वो अपना ऑक्सीजन जो है मॉनिटर कर सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स भी आती है कि कितनी है, बुखार का भी अब पता चल जाता है। और वो लोग जो क्या करते हैं, लोग केयर नहीं करते, हम बहुत समझाते हैं उनको, घर में आइसोलेट करके रखते हैं, फिर भी वो अपनी फैमिली में चले जाते हैं, आगे पीछे घूमते हुए भी बहुत लोग मिलते हैं। देखिए, कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो मेंटेन नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? आप देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में सिंपल सी चीजें हैं, मास्क लगाना है, नोज कवर करना है, हाथ धोने हैं, दूसरे को शेक हैंड नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इतनी सी गैदरिंग में नहीं जाना, इतनी सी बात लोग फॉलो नहीं कर पाए, और आज इतना ज्यादा रश हॉस्पिटल्स में हो रहा है, बड़े अफसोस की बात है, और डेथ रेट बड़ा बढ़ गया है। इस वक्त आप देखिएगा हमारे हॉस्पिटल में एक सिंपल सी चीज जो मैंने स्टार्ट ही किया था कि एक पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करने देते, लोग साथ में आके अटेंडेंट्स खड़े हो जाते हैं, फिर वो भी पॉजिटिव होते हैं, फिर वो अटेंडेंट बाहर जाता है, घर जाता है, उनको करता है पॉजिटिव, वो तो अच्छा खासा स्प्रेडर बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब हम अटेंडेंट्स को हॉस्पिटल से निकालते हैं, अंदर नहीं आइए, फिर वो लड़ते हैं, फिर ये बातें करते हैं, जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर ने ऑक्सीजन बंद कर दिया, हमें सिलेंडर खाली थे, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वो बातें जो वो लड़ाई झगड़े पे लोग आ जाते हैं और उसमें फिर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए मुकर्रब साहब, ये वक्त ऐसा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी थोड़ा बर्दाश्त करिए लोगों की बातें, लोगों असल में हम करेंगे इंशाल्लाह। हम जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुगल साहब, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आपके थ्रू ये बात लोगों तक पहुंचे कि लोग थोड़ा सा डॉक्टर्स पे यकीन करें, हॉस्पिटल में रश ना डालें, हॉस्पिटल के अंदर अननेसेसरी ना आए, डॉक्टर्स पर छोड़ दें, अल्लाह के भरोसे छोड़ दें एज फार एज ट्रीटमेंट पार्ट इज कंसर्न। जी मोकमदीन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो, आवाज बहुत कम है सर, सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप मेरा सवाल सुने सर, आवाज आ रही है ना? बहुत कम आवाज आ रही है सर। आप मेरा सवाल सुने कि ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और ये जो उल्टा लेटना है, ये कितना अहम है? हेलो, मैं बता दूं आपको? बताइएगा सर, आप बताइएगा कि ये जो उल्टा लेटते हैं, उल्टा लेटना कितना मुफीद है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कितनी अहम है? देखिए, 2-3 चीजें तो बहुत जरूरी हैं इसमें। एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, हमें मेंटली साउंड रहना है। रादर कोई भी किसी भी शख्स को कोरोना पॉजिटिव निकलते ही उसको डरना नहीं है, उसको मेंटली प्रिपेयर्ड और मेंटली साउंड रहना है कि कुछ नहीं होगा। उसने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत पे चलना है। नंबर 2 ये करना है कि उसको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है, आइसोलेशन में रहना है। नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइजेस कम करे, लेकिन थोड़ा बहुत करे। उसके अलावा जो है
जो ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोनिंग की एक्सरसाइज होती है, उसको प्रोनिंग बोलते हैं। उल्टा लेटना है। जी सर। एक तो कमर के बाल लेट गया ना, एक उल्टा लेटना है। उल्टा लेट के 2 पिल्लो उसने अपने चेस्ट के नीचे रखने हैं, 2 पिल्लो उसने अपने ये पेट के नीचे वाले पोर्शन में रखने हैं। ठीक सर। वो बीच वाला एरिया छोड़ देना है, जो उसका पेट का और चेस्ट वाला एरिया उसको फ्री कर देना है, और लातें पीछे की तरफ ले जानी है, हाथ साइड पे ले जाना है, दोनों बाजू। और उसने कभी पेट को नीचे ले जाना है, ग्राउंड को टच करना है, कभी ऊपर, और लंबे लंबे सांस लेने हैं। उसने लंबा सांस लेके अंदर अंदर कुछ सेकंड्स के लिए हेल्ड करके फिर लंबा सांस लेके फिर लंबे तरीके से छोड़ना है। इस तरह उसने लंबे लंबे सांस खुले एटमॉस्फेयर में लेने हैं। तो उसकी लंग एक्सरसाइज हो जाएगी, उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो इंप्रूव होती रहेगी। सर देखिए, ऑक्सीजनेशन को कभी कुछ नहीं होगा अगर उसकी इन्फेक्शन कंट्रोल्ड रहेगी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज सर? ब्रीथिंग एक्सरसाइज यही है प्रोनिंग में, जो लंबे लंबे सांस लेने उसने। सेकेंडली क्या है, वो उसने बैठना है चौपड़ी मार के। ठीक सर। चौपड़ी मार के बैठना है। उसने अपने दोनों हाथ जो है साइड से नीचे करने हैं। उसने लंबा सांस लेना है, लंबा जितना हो सके। सांस लेके बंद करना है 1-2 सेकंड के लिए, बंद करके फिर उसने इंस्टॉलमेंट्स में उसको उस सांस को छोड़ना है। जैसे हो सकता है आप मुझे देख पा रहे हो अच्छे से, मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक लंबा सांस लिया, अभी ले रहा हूं। लंबा सांस लेने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ूंगा। वो एक्शन मेरा देखिए। लंबा सांस लिया, 4-5, एक तो लंबा सांस एक ही इंस्टॉलमेंट में लेना है, फिर 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ना है मैंने उसको वापस। फिर लंबा सांस लेना है, फिर 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ना है, ऐसे। ये कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। सर, कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या फर्क है सर? सर, कंसंट्रेटर जो है वो ऑक्सीजन बनाता है एयर से। ठीक सर। वो उसको बिजली पे चलाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना होता है। उसके अंदर एक मशीन होती है जो एयर को बाहर से लेती है और अंदर से ऑक्सीजन बना के पेशेंट को देती है। ठीक सर। ठीक है ना? और वो फ्री ऑफ कास्ट आती है। वो ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल रही होती है, खाली एक बार कंसंट्रेटर खरीदना है हमने। सिलेंडर की ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे तो रिफिलिंग होती है, पुंछ होती नहीं है। पुंछ तिजोरी में सिलेंडर जब खाली होता है उसको हम जम्मू भेजते हैं किसी गाड़ी में, और वहां से रिफिलिंग होके आता है किसी प्लांट से। ठीक सर। रिफिल होके आता है और वो ऑक्सीजन हम देते हैं पेशेंट को। दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसी होती हैं। अभी लोगों के माइंड में ये आ गया हुआ है कि सिलेंडर की ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी है कंसंट्रेटर से। वो सिलेंडरों पे, वो वार्ड के अंदर वो हल्ला बोल, आपके इस प्रोग्राम का नाम है, वो हल्ला बोल देते हैं सिलेंडरों पर ही। वो कहते हैं ये मशीनें ऐसे ही हैं। जबकि मैं आम लोगों को, अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है, डॉक्टर उसको कंसंट्रेटर पर ही लगाएगा। अगर कंसंट्रेटर की जरूरत नहीं है, सिलेंडर पे लगाएगा। अगर उस पे नहीं है, मैनीफोल्ड पे लगाएगा। लास्ट रिजॉर्ट है वेंटिलेटर का। ठीक सर, ये अगर कंसंट्रेटर जो है ये इतना अहम है और इसको फिल भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें उसी पे फोकस करना चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा वही रहे, या उसमें और इसमें कोई फर्क है ऑक्सीजन सिलेंडर में? कंसंट्रेटर देखिए ना, कंसंट्रेटर इस वक्त गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, ठीक है ना? जितने दे सकती है गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। कुछ डीडीसीज हजरात से मैं कहूंगा, जैसे सुरनकोट में शाहनवाज साहब ने और अपने सोहेल साहब ने मिलके सुरनकोट हॉस्पिटल में 3 या 4 डोनेट किए हैं अपने फंड से या जैसे भी है। ऐसे ही मैं शमीम साहब से कहूंगा कि मंडी हॉस्पिटल में कंसंट्रेटर बहुत कम है। मंडी हॉस्पिटल में अगर हो सकता है ये लोग मिलके मंडी हॉस्पिटल में डोनेट कर देंगे तो मंडी के लोगों को फायदा हो जाएगा। इसी तरह मैं पुंछ वालों को कहूंगा, अगर बाहर से भी हेल्प मिले हमें जी। अब सारे का सारा जो है डीसी साहब पे या हम गवर्नमेंट से मांगते रहे, जितना ज्यादा लोग हमें इक्विपमेंट देंगे उतना ज्यादा लोग इस वक्त बचाव हो सकता है उनका। बिल्कुल ठीक है सर, वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन ये बताइएगा सर कि क्या कोई फंड की कमी है? क्योंकि अभी मैंने 1 घंटा पहले शमीम साहब के साथ और शफीक मीर साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लान बनाती है, वो बताती है हमें क्या क्या चाहिए, तो हमारा फंड है 25 लाख रुपए,
तो हम दोनों 25-25 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को देने को तैयार हैं। तो मुकर्रब साहब कुछ ऐसा कोई फार्मूला सा, कोई एक पेपर वर्क ऐसा करिए कि कम से कम ये 50 लाख रुपए आपके पास आए, और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे डीडीसी बीडीसी मेहरबान हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अपना पैसा, क्योंकि इस वक्त उनको भी पता है कि डेंगू की जरूरत नहीं है, टैंकी की जरूरत नहीं है, सिलेंडर और कंसंट्रेटर की जरूरत है। देखिए, पैनिकी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह दिन रात अपनी जान भी देंगे अपने मरीजों के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं ये कहूंगा कि जो कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई चीज दे सकता है वो वहां दे, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लोड कम हो जाए। अगर आप लोगों के पास, अगर इन लोगों के पास फंड्स हैं, ये देना चाहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करें राइट फ्रॉम रूट से। अगर स्टार्ट करेंगे, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोझ कम हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्यादा होगा तो मेडिकल कॉलेज का बोझ कम हो जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पूछे हमसे। हम 3 एनेस्थेटिस्ट जानते हैं, मैं मंडी का और सुरनकोटा का बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये पूछे हमसे कि किस चीज की कमी है, पर्सनल लेवल पे आके मैं इनको बताऊंगा हमें क्या क्या चाहिए, और उससे क्या होगा कि उससे पेशेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफरल कम हो जाएगा। जी मुकर्रब साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपके पास बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सब हॉस्पिटल में आप बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे ही हम अगर डीसी साहब से बात करते हैं, डिविजनल कमिश्नर से बात करते हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब के ट्वीट पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। तो फिर अगर पैसों की कमी नहीं है तो फिर चीजों की शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। फिर बीडीसी डीडीसी को के अलावा गवर्नमेंट को हर तरह से इस वक्त उसी पे फोकस करना चाहिए। मुकर्रम साहब देखिए ना, जहां तक फंड्स का सवाल है, पैसे का सवाल है, उसके साथ हम कनेक्टेड नहीं है, उसका नॉलेज हमें नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज की भी हम डिमांड करते हैं डीसी साहब से, वो चेयरमैन है इसके कोविड मैनेजमेंट के, वो हमें मिलती है। ठीक सर। इस वक्त तक जितने पेशेंट हमें आए हमने अच्छे से मैनेज किए हैं। डेथ्स होती हैं, डेथ्स जीएमसी में भी होती हैं, डेथ्स दिल्ली में भी हो रही हैं, कर्नाटका में भी हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। डेथ को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस वक्त तक हमारा डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डेथ रेट बड़ा कम है। इस वक्त तक डेथ्स अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुई है, वो कुछ डेथ्स घर में हुई हैं जो लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। अगर हमने उनको होम आइसोलेशन पे रखा, वो छुप गए, उन्होंने हमें बताया नहीं कि हमें कोई तकलीफ हो रही है, झूठ बोलते रहे। हर घर में जाके पर्सनली वहां पर डेली मॉनिटर करना हमारे स्टाफ का वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। हम टेलीफोनिकली इंक्वायर करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो भी रही होती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है, बताते नहीं, और नेक्स्ट डे पहले दिन शाम को वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, रात को ही वो बंदा मर जाता है, घर के अंदर ही मर जाता है। आप बताइए क्या हो सकता है। लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे बिल्कुल नहीं घबराइए। पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द है, ये चीजें हो जाती हैं, वो दौड़ के आए हमारे पास और कहे, उधर से कहना चाहिए कि सैंपलिंग करो। सैंपलिंग करके अगर वो पॉजिटिव आता है, उसको के साथ हमने उसको कोविड केयर किट्स देनी है, हमने उनको पल्स ऑक्सीमीटर देना है, सारा कुछ देना है। अब तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, वहां पर केयर होगा पूरा, और उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। हम उसको, उनमें से जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, बढ़ेगी प्रॉब्लम, उसको हम हेल्थ इसमें हॉस्पिटल में ले लें, कोविड हॉस्पिटल में ले लेंगे, ठीक है ना, वहां पर उसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स, अगर हमारी टीमें, आप देखिए कितना बड़ा, कितना जरूरी बात है वैक्सीनेशन का, और हम लोग टीमें ले लेके गांव में जाके बैठ के लोगों के पैर पकड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, वैक्सीनेट कराइए, और वो छुपते हैं। अभी तक हमारे काबू पूरी पॉपुलेशन नहीं आई है। सबके सब लोग, सोशल वर्कर, सारे सब के सब लोग इसमें कर चुके, लेकिन ये लोग इनको ये नहीं सोचते कि हम, इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो जाके वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, वो एक करते हैं। ये वैक्सीन भी वैसी है। ये थोड़ा एजुकेट करना था लोगों को, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे थोड़ी सी गफलत हुई है। गांव के लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत थी सर। देखिए ना, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो पूरा अपना अनथक जोर लगाया, गांव में मैं जाता रहा। देखिए मंडी के हर गांव में, बहुत सारे गांव में मैं गया, दिन पूरा वहां गुजारा। बीएमओ मैडम है, वो गई हैं, हम पूरी टीम, हम कैंप लगाते रहे, हम मेडिसिन बांटते रहे वहां पर, लोगों को फ्री मेडिकल कैंप रखते रहे, इसी चक्कर में कि हम उनको बताएं कि वैक्सीनेशन करवाइए।
बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, उनने लगवाई वैक्सीनेशन। मैं कहता हूं कि मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं 45 ईयर्स एंड अबो जितने भी हैं, अगर वो सारे निकलें, अगर वो बचना चाहते हैं, एक दिन में निकले, हम एक दिन में सबको वैक्सीनेट कर देंगे। हमारे सेशंस 20-20, 25-25 सेशन साइट्स खुली होती हैं, डेली जाके मुलाजिम बैठते हैं, इंतजार करते हैं, कोई नहीं आता वैक्सीनेशन कराने के लिए। मैं कहता हूं सिर्फ कल के दिन ये निकले, सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी सर और एक वैक्सीनेशन के बाद वो लोग बच जाएंगे। जी सर, एक बचकाना सा सवाल है, लेकिन क्या करें, वो कुछ लोगों के जहन में इस आप तरह की आप बातें कुछ आती भी हैं। पूछिए, कुछ भी पूछिए। जी, वो ये है कि कुछ लोगों के, एक शिराज मुगल साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, प्लीज इस गलतफहमी को थोड़ा दूर करिए। जी जी, जी सर। ऐसा है मुगल साहब के, अगर लोगों के खिलाफ डॉक्टर इतने ही वो, मैं कहता हूं खूनख्वार हो चुके हैं, कोविड से आने से पहले क्यों नहीं डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगा के लोग मारे? कोविड में ही क्यों मारेंगे? देखिए ये चीज ये हम भी सुनते आए हैं। देखिए हम अपने आप को रिस्क में डाल के, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रिस्क में डाल के हम कोविड में काम कर रहे हैं। अगर मेरी ड्यूटी लगातार दिन रात 24 घंटे 10 दिन कोविड हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी रहती है, 10 दिन के बाद मुझे अपने आप को क्वारंटाइन करना है। उन 10 दिनों में भी मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता। आप बताइए कि अगर उन 10 दिनों में मैं अपनी फैमिली में जाता हूं, वो लोग सफर हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी सैंपलिंग करवाता हूं, सैंपलिंग कराने के बाद फिर मैं घुस जाता हूं उसमें, ठीक है ना? तो इसमें मारने और मराने वाला डॉक्टर का काम नहीं है। हम तो लास्ट तक कोशिश करते हैं हमारा मरीज बच जाए, ये हमारे बच्चों की जगह है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके बारे में सर कुछ बताइएगा। एक तो क्या है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वैक्सीन लगा सकता है, और क्या क्या एहतियात करे सर वो? देखिए डायबिटिक पे इसीलिए तो गवर्नमेंट ने, देखिए इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए रखा। हमने लगवाई सबसे पहले, आगे होके लगवाई वैक्सीन। रजौरी में डॉक्टर शमीम भट्टी सीएमओ थी, सबसे पहला टीका उसको लगा। सुरनकोट में डॉक्टर नुसरत भट्टी, उसको लगा, जो मेरी वाइफ है। इसी तरह हम लोगों ने आगे आके हेल्थ वर्कर्स ने 100% वैक्सीनेशन करवाई। गवर्नमेंट ने भी इसलिए किया कि लोग जान जाएंगे, देखिए ये कितनी जरूरी है। डॉक्टर अपने आप को खुद लगवा रहे हैं पहले, फिर आगे हमारे पास ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको लगवाई, पुलिस को लगवाई, आर्मी को लगवाई, बीएसएफ को लगवाई। उसके बाद लोगों की बारी आई, लोग फिर भी डरे। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी साहब ने अपने आप को वैक्सीन लगवाई, लोग फिर भी डरे। अब क्या हो सकता है? देखिए डायबिटिक्स का आपने सवाल पूछा, शुगर के जो मरीज हैं उनको सबसे पहली बात है, अगर बचना है तो उनको वैक्सीनेट करवाना। ठीक सर। उनको वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर उन्हें वैक्सीनेशन नहीं कराई और वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनमें फर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं, बहुत ज्यादा है। उसका बचना बड़ा मुश्किल है। अगर उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई होगी, उसमें उतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे। उसको अगर ऑक्सीजन पे भी लगाया है तो वो वापस आ जाएगा। जी, तो सर ये सिगरेट नोशी जो है ये कितनी मुजर है डायबिटिक पेशेंट के लिए? देखिए ये सिगरेट नोशी सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं, ये हर एक क्लास ऑफ पीपल में ये मुजर है। जो कोई भी सिगरेट पिएगा वो लंग्स सबसे पहले उसके सफर होंगे, और कोविड जो है सबसे पहला अटैक लंग्स पे करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप देखिए आजकल मैं आपको बताऊं कि मैं अगर मुझे कहोगे, मैं रिलीजियस पीपल में से, और मैं मेरे बाप दादा जो है उनको अगर देखिए, मैं नंबर 1 पे हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने आज तक बहुत कोशिश की, मौलाना हजरात से मिला, उनसे बात की, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं या कुछ है। आज ये रमजान गया है, कोविड का इतना ज्यादा जोर रहा, और बहुत सारी जगहों पर मैंने खुद देखा, मैंने खुद नोटिस लिया कि तरावी जो है लोगों ने इकट्ठे पढ़ी, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा। जुम्मा जो है वो इकट्ठे पड़ा, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा। ईद की नमाजें पढ़ी गई। कैसे कोविड को रोक सकते हो आप बताओ? ये सब लोगों का, सिविल सोसाइटी का काम है। ये सिविल सोसाइटी को निकलना चाहिए, इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। जहां पे मक्का मदीना में मसाजिद को बंद कर दिया गया, जहां पे हज नहीं हुआ, जहां पे उम्रा नहीं हुआ, वहां पे हमारी मस्जिदें क्या कर लेंगी? आबाद होके क्या कर लेंगी? मुझे बताइए। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी तो वबाएं आई, उन्होंने बंद कर दिया सारा कुछ, उन्होंने कहा घर में नमाज पढ़िए। फिर ये लोग क्यों नहीं समझते?
बिल्कुल इन सर। लोगों को इस बात पे, हमारे मौलाना को ये बात बोलनी चाहिए कि हमारे पास मत आओ, घर में नमाज पढ़ो। और ये चीजें रोकने की बजाय और ये सवाल खड़े कर दिए जाए कि डॉक्टर टीका लगा के मार गया। सर और असल में मैं क्या सिविल मामला, सोसाइटी को एक और रिक्वेस्ट मजहब करूंगा, मुगल साहब सर, एक मजहब छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सिविल सोसाइटी को, शमीम गनई साहब को मैं बोलूंगा, वो बहुत अच्छे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज है, उनको भी बोलूंगा, सिविल सोसाइटी को बोलूंगा कि वो सामने आए, अगर जहाद की मौत मर रहा है वो सामने आए, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंप्लीमेंट करें लोगों में। देखिए सारे मिल के मास्क बांटें, लोगों में जब मास्क बांटेंगे लोग भी सोचेंगे हमारे लीडर हजरात, हमारे बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, पढ़े लिखो मास्क दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सर। सर वो मिल के बताएं मास्क लगाना कैसे है, वो लोगों को हैंड वॉश दे, सोप्स दे, सैनिटाइजर्स दे, है ना, वो लोगों को एजुकेशन दें कि इससे कैसे बचना है, घर घर जाकर देना आज हमारा फर्ज है लोगों को। बिल्कुल सर, तभी बिल्कुल जाके सर। ये हॉस्पिटल्स के लोड कम होंगे, तभी प्रेशियस लाइफ जो है वो हम बचा सकेंगे। सर ये 18 से 45 साल के लोगों को कब तक वैक्सीन करवाने के लिए कुछ आप कहेंगे? देखिए थोड़े दिन रह गए हैं, मेरे अंदाजे से अगले 10 दिन रह गए हैं, आज का दिन भी गया, 9 दिन रह गए हैं। ठीक सर। 45 ईयर्स एंड अबो को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद नहीं लग पाएगी, और वो लोग रह जाएंगे और वो डायरेक्टली मौत के मुंह में है। मैं आप तो इस हल्ला बोल से दूसरी डोज कब मैं लगेगी सर? लोगों को ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके 45 एंड वो सामने आए, नजदीक तरीन सेशन साइट पे जाएं, वो बोलें, वो 100 लोग 200 लोग जमा होके बोलें यहां आके हमें वैक्सीन करो, वहीं टीम पहुंचेगी। 18 से 45 साल सर, वो कब तक 18 से वैक्सीन? 45 साल अभी बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट हो गई है, अब थोड़ा वैक्सीन की शायद कमी है क्या, यहाँ पुंछ में भी स्टार्ट हो जाएगा, जो ही सर वो ये जो स्टार्ट होता है हम उसके लिए तैयार हैं। 45 एबो का जो आपने कहा सर, ये दूसरी डोज कब लगवानी होती है इनको? दूसरी डोज आफ्टर 3 मंथ्स, 12 to 16 वीक्स के बीच में। ठीक सर, ठीक सर। एक 3 मंथ्स दूसरी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है लोगों ने अपने घर पे लेके रखे हुए हैं, क्या बगैर डॉक्टर की मदद के उसको घर में रखना, उसको इस्तेमाल करना आसान है कि कोई भी आदमी जो है उसको घर में रखे और इस्तेमाल करने लगे सर? देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप घर में रख लीजिए, ऑक्सीजन अपने आप को लगा लीजिए, आपको क्या पता कब ऑक्सीजन लगानी है कब बंद करनी है। दूसरी बात, जो सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको नहीं बचाएगा, उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सर। वो ट्रीटमेंट घर में कौन देगा? बिल्कुल सर। खाली ऑक्सीजन ही इंसान को नहीं बचाता, उसके साथ और बहुत कुछ होता है जो डॉक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो देखते हैं कितने % ऑक्सीजन इंप्रूव हो रही है, इससे हो रही है नहीं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक स्टेज में नहीं करता इंप्रूव, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लो फ्लो ऑक्सीजन में आता है, लो फ्लो ऑक्सीजन में, और इसमें ज्यादा लास्ट पे जाके फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन स्टार्ट करना होता है। सर ये एक लड़के ने सवाल किया है, ये 3 महीने है या 3 हफ्ते है सर दूसरी डोज? इन्होंने लिखा है कि 3 महीने 3 मंथ। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। तो ये और पहली और मैं गुजारिश करूंगा कि पहली डोज तो लगवाइए, अभी किसी जगह पर 30% वैक्सीन भी नहीं हुई है। जी सर, जी सर। किसी जगह पर 80% भी हमने अचीव कर लिया है। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी 10 बस्ता गुजारिश करूंगा और उन लोगों से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि कॉपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त तो अगर डॉक्टर को गालियां देंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, और डॉक्टर अगर पेशेंट को बेयारो मददगार छोड़ देगा तो उसका भी फायदा नहीं है। और डॉक्टर कभी नहीं होगा, नहीं होता है कि डॉक्टर आपको ऐसे छोड़ दे, आप थोड़ा हौसला रखा कभी नहीं होगा जी। मुगल साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें 100 लोग आके गालियां दें, जो मर्जी करें, डॉक्टर इसी का नाम है, डॉक्टर अपने मरीज को नहीं छोड़ेगा। अगर डॉक्टर ने अपने मरीज को छोड़ दिया, मैं अपने दिल से बोलता हूं जी सर, अगर मैंने अपने मरीज को ट्रीट करना छोड़ दिया, दैट मीन्स मैंने अपने बच्चे को, अपनी बेटी को ट्रीट करना छोड़ दिया। डॉक्टर के माइंड में हमेशा ये चीज घुसी होती है जी सर, वो कभी नहीं छोड़ता जी, कभी नहीं छोड़ता। लेकिन एक ही बात है कि डॉक्टर के साथ कोऑपरेशन क्या है, मैं इसलिए आ जाए अटेंडेंट्स अंदर, हमारा कुछ नहीं जाता, वो भी आके पॉजिटिव होके जा रहे हैं और बाहर स्प्रेड कर रहे हैं। वो घर जा रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्प्रेड होके घर जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं बाहर। वो लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कोविड वार्ड के अंदर
आप एहतियात किया करें, ना जाया करें। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, अल्लाह पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें और डॉक्टर साहिबान पे भरोसा रखें। अंदर कम से कम जाएं, चूंकि पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जब आते हैं, मुमकिन है आप में से कोई पॉजिटिव हो और फिर हम उसी हालत में घर जाते हैं, तो ये स्प्रेड होने का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन एक हौसला अफजा बात जो मुकर्रम बुखारी साहब ने हमें बताई है, इनके कंट्रोल में है चीजें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कंट्रोल में है और तहसील लेवल पे जो सब हॉस्पिटल है उनके कंट्रोल में है चीजें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा लग जाएगा तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में 20-25 दिन के बाद हो सकता है कि कोविड का जोर भी कुछ कम हो। तो डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत हौसला अफजा बातें की हैं। असल में क्या है कि हमने जिस काम को सबसे कम किया है वो है मेंटल हेल्थ। आप हमारा इलाज करते हैं जिस्मानी बीमारी का, और हम तो मेंटली बीमार होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदे सारे ठीक हो जाएंगे, कोविड की ये वेव भी चली जाएगी, बंदे जो है वो पागल हो जाएंगे, वो मेंटल जो है। आज आपने बहुत अच्छी बातें की, तो हमें भी कुछ उम्मीद जगी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में इलाज भी हो रहा है और आपके पास इक्विपमेंट्स भी काफी हैं। और कोशिश यही है सर कि आपके और पेशेंट और आवाम के बीच में ये जो थोड़ी सी खिंचाखिंची पिछले दिनों आ गई थी, उसको दूर किया जाए। ये प्रोग्राम करने का भी मकसद यही था। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हमें मौका लगेगा और आपके पास वक्त होगा तो आपको जरूर जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।